Oh, okay. हाँ, सर आप चैट बॉक्स में एक बार हाई लिख वही दीजिए। लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है. Now listen, kinetic theory of gases. Now I have like Maxwell-Boltzmann distribution curve, ठीक है. Yeah, Kushi. Fine, we'll check that thing out now. Like, concentrate here. Now, what are the postulates of kinetic theory of gases? Sure, sure. What are the postulates of kinetic theory of gases? The postulate one is that ideal gas molecules are moving randomly in three-dimensional space and none of the gas particle is at rest. That's the very first point. Rao? Second, the ideal gas molecules are colliding with each other as well as with the walls of container. Yeah, kinetic theory of 1 second. Yeah, Krishita, they are two different topics. Now listen. Now, all the collisions are elastic in nature. What are elastic collisions? Hey, what do you mean by elastic collisions? During collisions, kinetic energy as well as momentum is conserved. लिख लिए तीनों पॉइंट्स, आगे चलें. यस सर सर एक इलास्टिक ऑफ सर एक नेचर सेकंड एक बार बताइए. क्या क्या क्या? इलास्टिक ऑफ नेचर. या मैंने क्या बोला कि जो गैस पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर रही हैं. जब वो रैंडमली मूव कर रही हैं तो अपने साथ भी कोलाइड कर रही हैं और कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रही हैं. जब वो आपस में कोलिशन कर रही हैं या फिर कंटेनर के साथ कोलिशंस कर रही है ना, द व्हाट इज हैपनिंग देयर इलास्टिक कोलिशन. इलास्टिक कोलिशन का मतलब है कोलिशन के वक्त मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा. अंडरस्टूड? या guys, shall I rub this? Yes, sir. Okay, लिख लो. And you the chat box to say yes or no, right? Okay, खुशी. Next point. Okay, Aditi. Next point, right? हाँ बेटा. सर एक्चुअली मेरे यहाँ लाइन तुम्हारे यहाँ से कनेक्ट हुई हूँ, मेरे यहाँ लाइट चला गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ, तो आप वो सेकंड पॉइंट सब फिर से समझा सकते हैं क्या? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है ना, जो भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं
Oh, okay, just wait. They are moving randomly. बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, हर एक कोई भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल रेस्ट पर नहीं है. जब वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो सारी कोलिजन्स इलास्टिक है नेचर में. इलास्टिक कोलिजन्स वो होती हैं जहां पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है. गेटिंग अ पॉइंट? अभी तक यही लिखा है हम लोगों ने. ओके सर. हाँ, आगे चलते हैं, ठीक है. नाउ लिसन. What is that? Collision of gas molecules with the walls of the container results in pressure. Obviously, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे कंटेनर के वॉल के साथ, उसकी वजह से प्रेशर आता है. एग्रीड और नॉट भैया? कोलिजन की वजह से. हाँ चलो, ग्रेट. आगे सुनो. The volume of gas molecules is negligible as compared to the volume of container. All of us knows this already, right? कि जो गैस मॉलिक्यूल का खुद का जो वॉल्यूम है ना, वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जहां पे वो मूव कर रहे हैं. गेटिंग इट? यस सर. नेक्स्ट. सर मेरे को पॉइंट नहीं समझ वापस. बेटा एक बात बताओ, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है ना, खुद का वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल यू आर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, जो योर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? कि तुम्हारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से नेग्लिजिबल है. अंडरस्टूड? सर मतलब सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल का कि पूरे? यार अगर एक गैस मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल है तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल का मिला के भी नेग्लिजिबल ही होगा ना. Getting it? So shall I say that they are considered as point masses? They are considered as point masses. लिख सकते हैं? They are just point masses with negligible volume. Agreed? Getting it? Now, yeah, the kinetic energy of gas molecules, the kinetic energy of gas molecules the kinetic energy of gas molecule at a particular temperature is constant. On increasing the temperature, kinetic energy of gases increases. खुद सोचो, जब मैंने पहले बोल दिया कि सारी गैस मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो वो इलास्टिक है.
इलास्टिक का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ना वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। नाउ अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। गैस बढ़ेगा घटेगा? व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? सर इंक्रीज बढ़ेगा। होगा। It'll increase, right? Because velocity increases. Sure? यस सर। Very good. Now write down. After this, there is no effect of gravity on ideal gas molecule. मतलब क्या? कि ग्रेविटी की वजह से गैसेस जो हैं वो सेटल डाउन कभी भी नहीं होंगी नहीं सर। होगे। नहीं होंगी, वो हमेशा मोशन में रहेंगी। एग्रीड? यस सर। Now listen, I have to write down another point which is very important. Shall I rub this? Just copy that fast. यस सर। Great. Good. Okay. Shall I rub this? यस सर। Everyone? Okay. Sir. Okay. Now listen. There is no potential energy. There is no potential energy in ideal gas molecules. Exactly, प्रिया। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है और इन सब चीजों का क्या मतलब है? दैट देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्लैश रिपल्शन between ideal gas molecules. मतलब दो आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज. याद करो, तुमको बताया था पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच एग्जिस्ट इन अ सिस्टम ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गाइस आवाज आ रही है? सर रिपीट करोगे? I said that I already told you the definition of potential energy. Potential energy is the energy which is possessed by the system due to the force of attraction or Repulsion. exactly. Understood? Understood. So ideal gas molecules के बीच में there are no forces of attraction, there are no forces of repulsion. Just understand that point. तो अगर कोई तुमसे पूछे, is it possible
सर लिक्विफाई नहीं कर सकते. Yeah, to liquefy an ideal gas by applying infinite amount of pressure or by reducing temperature. Is it possible to liquefy ideal gas molecule? देखो gases को liquefy कैसे करते हैं? उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं. करेक्ट? सर हाँ आपने वो इन्फिनिटी लिखा है ना? हाँ. ओके सर. मैंने क्या बोला कि अगर गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी गैस को लिक्विड कैसे बनाया जाता है? हाउ टू लिक्विफाई अ गैस? व्हाट वी डू? कूल करके या फिर प्रेशर हाँ, दोनों काम साथ होते हैं. एक तो कूल भी करते हैं और प्रेशर डालते हैं. मैंने क्या किया, तुम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर डाल दो और तुम बहुत कम टेम्परेचर डाल दो, कर दो, तो क्या आइडियल गैस मॉलिक्यूल लिक्विड हो सकती है? No, sir. नहीं. Right, Why? sir. Because there are No forces of no attraction. forces of attraction and repulsion. Getting it? So it is not possible to liquefy an ideal gas, right? Answer is it is impossible to liquefy ideal gas. Understood? Understood? Yes, sir. Very good. Guys, shall I rub this now? Yes, sir. Yes. Yeah, I said, acha, what is the name of D015? हाँ, okay. अव्यक्त, the thing is, I said, जब कोई भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, तो जितना भी तुम पास लेके आ जाओ उसको, तो क्या आइडियल गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे का अट्रैक्ट होंगे क्या? और अगर जब तक अट्रैक्ट नहीं होंगी, जब तक अट्रैक्ट नहीं होंगी, तब तक लिक्विड बन सकती हैं क्या? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? भैया लिक्विड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन तो चाहिए ही ना, अदरवाइज वो लिक्विड बन पाएगा क्या? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अव्यक्ता. या ओके. Share up this. Guys, Yes, sir. okay. Okay, now you have Maxwell Boltzmann distribution curve. What Maxwell-Boltzmann distribution curve represent? It represent the distribution of velocities in gas molecules it represents the distribution of velocities in a gas molecule and
Maxwell Boltzmann has plotted a graph between fraction of molecules having a particular velocity and velocities. Getting it? उन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी. They have made a statistical equation. ठीक है, वो इक्वेशन कैसी थी, क्या थी? I'll just write it down. तुमको उसको सिर्फ देखना है और रटने की जरूरत. Guys, you don't have to cram that equation, right? सर एंडिंग में having a particular velocity and velocity लिखना है. हाँ. ओके सर. It is a graph between fraction of molecules and velocity. Getting it? ओके सर. Yeah. Now आपने जो लिखा है वो एक बार हाँ जी, बताएं. हाँ जी. एक बार पढ़ के बताओ ना सर, वो थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा है. Okay. It represents the distribution of velocities in gas molecules, and Maxwell Boltzmann has plotted a graph between fraction of molecules having a particular velocity and velocities. Now understand one thing. जो equation उन्होंने लिखी थी, I'll do one thing. I'll make it dark now. ठीक है? 1 by n d 1 by n d nu by du is equal to 4 pi in bracket m by 2 pi rt raised to power 3 by 2 into e minus m u square by 2 rt into u square du. Getting it? सर वो DMU है. What is that? One second. फिर आप फिर से पढ़ सकते हैं इक्वेशन. हाँ बेटा, मैं सब पढ़ देता हूँ, टेंशन मत लो. सर एंडिंग में du नहीं है क्या? नहीं, एंड में du नहीं है. ठीक है, du यहाँ आ गया ना. ना एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? सुनो, सर एक बार इक्वेशन मैं पढ़ रहा हूँ. अच्छा, अभी इक्वेशन नहीं दिख रही क्या? 1 by n into dnu by du 4 pi is equal to 4 pi in bracket m by 2 pi rt bracket close 3 by 2. उसके बाद into e raised to power minus mu square by 2 rt into u square. That is the equation. अभी एक बात बताओ, what is dnu? dnu are a number of molecules having velocity u. Getting it? dnu क्या है? Number of molecules having velocity u. अब एक बात बताओ, dnu by n, n is क्या है? What is n? Total number of molecules. Total number of molecules. अभी इसका मतलब बताता हूं, पहले इतना लिख लो, है ना? I'll tell you the exact meaning of it. Don't cram this equation, बस equation पता होनी चाहिए. देख लो एक झलक.
Are you guys in Kharghar or Seawoods? सर आई थिंक दोनों बैचेस का है। हाँ तो मुझे पता है कौन। अच्छा तुम में से कौन कौन खागर में है? Can you raise your hand? Vansh है, Vansh. Okay, Avyukta is there, Rishita is there, Devyansh. ए तुम्हारे बाहर तूफान आ रहा है क्या? मतलब शांति है? सर खतरनाक वाला है सर। है ना? आ रहा है सर बहुत ज्यादा। हाँ अभी बहुत आवाज आ रही बुरा है। वाला आ रहा सर आप भी खरगर में ही रहते हो? हाँ कहाँ पे? ऐसा लग रहा था पेड़ उखड़ जाएंगे। सेक्टर 18। ओके सर। हाँ तो सारे खिड़कियां विड़कियां जो बज रही है ना, इट्स गिव मी ऑसम फीलिंग राइट नाउ। सर सीवर्ड में भी ऐसा ही हो रहा है एकदम। Okay. यस सर। सर काश अभी बाहर जाने मिलता। That is very high here. I live in 12th floor, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है ना एयर का वो कुछ ज्यादा ही है। सर 16 फ्लोर पे हूँ, खतरनाक हवा आ रही है। देखो, टूटेगा, सब टूटेगा। You can see the vibration. सर हमारी तो लाइट ही चली गई। हाँ सेम सेम सेम, थोड़ी देर पहले चली गई थी, so I told them, feel all trees will fall down. Yeah, true Shreya. Again it'll happen. चलो कोई नहीं, we'll see to it later on. जो होगा देखा जाएगा। Hey listen, shall I rub this now? यस सर। Okay. अच्छा मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है? ठीक है, सर काश अभी लेक्चर नहीं होता। what is that? सर काश अभी लेक्चर नहीं होता। Probably. Like, it's not about the lecture, it's about देखते हैं। सर मेरे कॉम्प्लेक्स में नीचे पेड़ गिर गए हैं। हाँ गिर रहे हैं ना इधर भी, मस्त वाले। चलो anyways, listen, where are we? Oh God. अच्छा अगर dn is the number of molecules having velocity u, then what is dn by n? अगर सपोज करो 5 मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 को मैं अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ सर। लेट्स से दैट इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? यस और सर। अगर मैंने इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला तो शैल आई से दैट डी इंटू डी यू बाहर ले लिया, तो shall I say that it is the rate of change of fraction of molecules having velocity u with respect to velocity? प्लीज रिपीट। सर सर एक बार करेंगे? रिपीट करेंगे? one second. dx by dy क्या होता है? The change in x with respect to y, right? यस सर। यस Very good. dn by n क्या बोला हम लोगों ने? Fraction of molecules, right? यस सर। So now this is the fraction of divide by 1 by du. So shall I say that is a change of fraction of molecules with respect to velocity, because u is यस velocity. सर। Guys समझ में आया मैंने क्या बोला? dn, स्टेटमेंट एक बार लिख दीजिए। मैं दोबारा बोलता हूँ है ना, I'll write that down also, पहले उससे ज्यादा ना समझो चीजों को। सर एक और बार बोलिए सर ना। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रैक्शन रहेगा ना अरे मतलब? एक मिनट, लेट मी क्लोज द विंडोज, राइट? अदरवाइज टूट जाएगी वो। एक मिनट, आई जस्ट कम।
या लिसन, मैंने क्या बोला, dn जो था is a number of molecules having a velocity u, agreed? Number of molecules divided by total molecule will be fraction of molecules, हाँ या ना? अरे अगर 5 मॉलिक्यूल्स 100 में से कुछ वेलोसिटी है तो 5/100 फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ, तो व्हाट इज dn by n? दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे पता है dx by y क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने एक इक्वेशन लिखा dn by n by du, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लिख सकता हूं? Yes, sir. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ one second now, fraction of molecules with रेट ऑफ चेंज मतलब तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना? respect to velocity। बेटा डिपेंड करता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y बोलोगे ना? ठीक है सर। अरे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y की क्या है ना? हाँ सर, हाँ। नॉर्मली रेट टाइम होता है। नाउ अंडरस्टैंड दैट dn by n by du मतलब ये वाली बात होगी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ये एक इक्वेशन निकाली, किसने निकाली? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अंकल ने। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे आई जरूरत नहीं है, इट इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसके लिए स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स बाय विच दिस इक्वेशन केम। तो जो भी आया सही आया, वील मूव अहेड। ठीक है गाइस, आगे चलें। Yes, sir. हाँ सर। नाउ अंडरस्टैंड, what happened? Shall I rub this? यस सर। तो भाई साहब ने क्या किया, he has plotted an equation, एक कर्व प्लॉट किया। किसको प्लॉट किया? he plotted this equation। तो उसको जो कर्व आया ना, it is like that is dn by n by du with respect to u मतलब velocity। what is u? velocity। what is m? molecular mass of gas। R तो बताइए, गैस कांस्टेंट है। गेटिंग इट? पाई भी तुमको बताइए क्या है क्या नहीं है। एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। जब उसने इस इक्वेशन को प्लॉट किया ना, तो इक्वेशन वाज लाइक दिस। सी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस इक्वेशन को प्लॉट किया लाइक दिस। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे पढ़ा जाता है, हाउ यू डेसिफर ऑल दिस स्टफ, पहले इतना लिख लो, देन विल मूव अहेड। ठीक है? तो ग्राफ एक और समझाइए ना। हाँ, मैं दोबारा अभी समझाया ही नहीं ग्राफ, मैंने सिर्फ प्लॉट किया। अभी समझाऊंगा, पर जितना भी लिखा उतना लिख लो, देन आई विल टेल यू हाउ टू रीड द ग्राफ। सर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता ना?
क्या? ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं सर? नहीं, इंफिनिटी भी आगे करेगा जो भी करेगा। 1 सेकेंड, करेगा करेगा आगे चल के करेगा। It will get mixed with it. So this is velocity and this is fraction of molecules. अरे तुम्हें वो इंटीग्रेशन का मतलब पता है क्या? Yes, sir. Very good, so proud of you. Okay, shall I rub this? Yes, sir. Okay, now listen. क्या होता है क्या नहीं होता है इस ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं, तो कैसा प्लॉट कैसा नहीं होता है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है? Now I have velocity here in this direction, and above I have fraction of molecules. That is dnu by n du. I'm just plotting that thing with respect to velocity u. Now he got the initial curve like this at a particular temperature. This was the curve he got. अबे यार। Now understand, let's say ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, ये बहुत कम वेलोसिटी रीजन है और ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी। 3 रीजन ले रहा हूं, एक रीजन कम वेलोसिटी, एक रीजन इंटरमीडिएट वेलोसिटी और एक रीजन हाई वेलोसिटी। उसने क्या बोला? द मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर वेलोसिटी, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर वेलोसिटी u1 इज लेस, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी is again less. This is a fraction of molecule having the higher velocity. ठीक है? Now the fraction of molecule having intermediate velocity is higher. और in fact एक ऐसा fraction है जो इस point पे highest है. Just understand that this point consists of the highest fraction. और ये पॉइंट जिस वेलोसिटी को परटेन करता है ना, तो इस पॉइंट को नीचे खींचोगे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को वो टच करेगा। उस वेलोसिटी को ना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो अंडरस्टैंड इसको पढ़ा कैसे जाता है कर्व को, कि अगर हायर वेलोसिटी का रीजन देखना है तो वेलोसिटी का ऊपर प्लॉट करो, कर्व को काटेगा, हॉरिजॉन्टल में देखो उसका फ्रैक्शन कितना है। वेलोसिटी प्लॉट करो ऊपर, उसका फ्रैक्शन देखो कितना है। अंडरस्टूड हाउ टू रीड द कर्व? गेटिंग इट? अच्छा, एक क्या नहीं समझा? ओके फाइन, लिसन। How to read that curve? Just listen. Let's draw it again. ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है।
जो उसने बनाया था। ठीक है, ठीक है। सर मैं नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर, आप एक और बार बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ श्योर, मैंने कहा ये कर्व मैक्सवेल अंकल ने बनाया था। ठीक है, समझना। ठीक है, इस रीजन को ना, आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक दैट, इस रीजन को मैं लोअर वेलोसिटी रीजन बोलूं क्या? ये लोअर वेलोसिटी रीजन है, ये हायर वेलोसिटी रीजन है। ठीक है, और ये लेट्स से इंटरमीडिएट वेलोसिटी रीजन है। विच रीजन? दिस इज इंटरमीडिएट वेलोसिटी रीजन, बोल सकते हैं। लोअर वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी, इंटरमीडिएट वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ना? तो ये लोअर वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी और इंटरमीडिएट वेलोसिटी मैं बोल सकता हूं, हाँ या ना? अरे बोल सकता हूं, इस रीजन को लोअर वेलोसिटी रीजन, इसको मैं इंटरमीडिएट बोल दूं, बीच की वेलोसिटी, और ये हायर वेलोसिटी रीजन है, बोल सकते हैं ना? हाँ सर। अब सोचो, मैक्सवेल अंकल ने क्या बोला था? उसने बोला था कि कोई भी लोअर वेलोसिटी उठा लो। लेट्स से मैं लोअर वेलोसिटी ये वाली उठा रहा हूं, उठा सकता हूं। अगर लोअर वेलोसिटी चेक करनी है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी को परटेन करता है, अगर मेरे को देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को परटेन करता है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट शुड आई डू? इस पॉइंट को तुम ऊपर की तरफ प्लॉट कर लो। ठीक है, guys, 1 second, 1 second. गाइस, आवाज आ रही है? गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर मेरे को ये वेलोसिटी चेक करनी है, तो इस लोअर वेलोसिटी को मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया ऊपर, और इसको यहाँ पे पोलेट किया। ठीक है, तो दिस फ्रैक्शन विल टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दिस लोअर वेलोसिटी u1। कोई दिक्कत? बेटा बात समझ में आई? कैसे चेक किया? क्या चेक किया सर? बेटा फ्रैक्शन चेक किया वो मॉलिक्यूल्स का जिसके पास वेलोसिटी u1 है। तो मैंने इस u1 को ऊपर प्लॉट किया कर्व पे, ये कर्व को हॉरिजॉन्टल प्लॉट किया, तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गया इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का। अंडरस्टूड हाउ टू गेट दैट फ्रैक्शन? इसका मतलब ये कि वो जो लोअर वेलोसिटी में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वेलोसिटी को वेलोसिटी में मूव करे, वो पता करने के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है, इतना समझ में आया? अब दूसरा, अगर मेरे पास वेलोसिटी हाई है, सपोज ये वेलोसिटी ले लो जो हायर वेलोसिटी है, अगर मेरे को इसका फ्रैक्शन चाहिए तो मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊं जहां पे एक कर्व पे छुए, करेक्ट? नाउ ये वाला जो पॉइंट है,
इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूं एक्स एक्सिस पे, तो मेरे पास ये एक कट आ गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, व्हाट डज इट गिव्स, ये क्या है, फ्रैक्शन है उन मॉलिक्यूल्स का जिसके पास ये वाली वेलोसिटी है, जिसको मैं u2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत। नाउ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दीज वेलोसिटीज, जो बीच में आ रही हैं, एक तो ये रहा, एक वेलोसिटी ये रही, एक ऐसी वेलोसिटी है, एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसका फ्रैक्शन मैक्सिमम है, तो मैं कह सकता हूं कि देखा जाए तो मेरे पास जो भी वेलोसिटीज हैं जिनका फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है वो इंटरमीडिएट वेलोसिटीज है, मतलब बीच की वेलोसिटीज हैं, बोल सकता हूं। यस। और तुम्हें पता है क्या, एक ऐसा वेलोसिटी और एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी जहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को ना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सर। एंड जिसको इन शॉर्ट म्यू एमपी बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल। गेटिंग इट? तो व्हाट इज म्यू एमपी? वेलोसिटी pertaining to highest fraction of molecules. बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? हाउ टू रीड दिस कर्व? अच्छा एक बात बताओ, 1/du dn/n, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है? अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो मेरे पास क्या आता है? एरिया अंडर द ग्राफ। वेरी गुड, आई एम इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू du, तो यू आर सेइंग दैट आई विल गेट एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट? यस सर। एक बार बताओ, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किया, du से du गया, dn/n का इंटीग्रल कितना आना चाहिए मैक्सिमम? मैं ln एक मिनट मैं दोबारा पूछता हूँ। मैंने इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो तुमने कहा सर एरिया अंडर द कर्व आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी किया ना? यस सर। अच्छा, तुमने कहा सर एरिया अंडर द कर्व आएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया, इंटीग्रल ऑफ dn/n। dn/n को फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? आपने DUN क्यों लिखा है सर? क्या क्या क्या? डिनोमिनेटर में DU और फिर N क्यों लिखा है? मैंने क्या प्लॉट किया बेटा? ये dn/n in 1/du, the rate of change of fraction with respect to velocity ना? यस सर। है ना? अब उसको मैं किसके अलोंग प्लॉट कर रहा हूँ? वेलोसिटी के अलोंग, करेक्ट? यस सर, ओके। अगर मैं वेलोसिटी के अलोंग प्लॉट कर रहा हूँ और मुझे पूरा एरिया चाहिए, तो आई हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, है कि नहीं? यस सर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, dn/n का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन, करेक्ट? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एक बात बताओ, जब पूरा फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो नेट फ्रैक्शन कितना आता है? 1। एग्जैक्टली। तो इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो कितना है भाई? व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व? सर 1। एग्जैक्टली। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। अरे तुम्हें मैथ्स बताऊं, अब इतना नहीं समझ में आया तो आगे चलें? चाहे रब दिस नाउ। यस सर। एक मिनट एक मिनट लिखो because I want to just polish certain things here. समझना, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? बिना समझे हाँ बोला ना तो सही नहीं होगा।
ओ गाइस आगे चलें, लिख लिया इतना? Yes. चलो अभी ना मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सुनो। तुमने ये चीज कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है? मैं दोबारा से बताता हूँ, या सुनो ध्यान से। तुमने कभी एक्सप्रेशन किया है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? आप Straight with slope 45 degree. 45 डिग्री ना, 45 डिग्री पे स्लोप जाएगा ना, हाँ, ये ग्राफ होगा, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मुझे ना ये एरिया चाहिए, ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए, लेट्स से ये x है, 0 से 5 तक चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? आई हैव टू इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू x, 0 टू 5. एग्री? यस Yes. सर। तो मुझे y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x पे, तो मेरे को एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। मैं भी तो यही कह रहा था, जो इक्वेशन हमने ली थी, कौन सी इक्वेशन थी? dn बाय n 1 बाय du इज इक्वल टू 4 पाई, कौन सी इक्वेशन थी? टेल मी फास्ट। कौन है? हाँ, 4 पाई इल बी लाइक m by 2 rt 2 pi rt by 3 by 2 फिर e raised to power minus mu square by 2 rt फिर u square, ये एक इक्वेशन थी। इसको मैंने कहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एंड आई एम प्लॉटिंग दिस इक्वेशन रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, सेम इक्वेशन को हमने यहाँ प्लॉट किया, इसको मैं बोल देता हूँ FU, फंक्शन ऑफ U, इसको बोल देते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन, लाइक KU स्क्वायर, नहीं बोल सकता है KU स्क्वायर, पूरा ही लिखना पड़ेगा। ये भी लाइक 4 पाई m बाय 2 पाई RT 3 by 2 e raised to power minus mu square by 2 RT into u square, ये आ गया, ठीक है? अब मैं FU को प्लॉट कर रहा हूँ along velocity, तो FU क्या है? the rate of change of fraction of molecules having this particular velocity। तो मेरे पास ये पर्टिकुलर कर्व आया, मेरे को एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो मेरे को इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा du के अकॉर्डिंगली, करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. Yes. उसके बाद जो हमने किया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dn बाय n आया था, और मुझको पता है फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है? 1, मतलब इसके अंदर का जो एरिया रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? क्या रहेगा? 1, sir. 1। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? इट इज Yes, सिंपल sir. मैथमेटिक्स, गेटिंग इट गाइस? से यस और नो? अभी समझ में आया तुमको? ये इक्वेशन को ऐसा प्लॉट किया, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हमने इंटीग्रेट किया, तो एरिया अंडर द कर्व आया, एरिया अंडर द कर्व dn बाय n आया, जो कि 1 होता है। एग्रीड गाइस? समझ में आया? अरे हाँ या ना? Shall I rub this? Guys? क्या? बेटा हटाऊं इसको? Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। आपने कहा था कि ग्राफ जो है वो इवन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, हाँ, उसका मतलब वो नीचे भी जाएगा सर? नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर ही रहेगा। नीचे नीचे नहीं बेटा जाएगा ना? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ वही डाउट था सर, अगर नीचे जाएगा तो कैसे वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, पॉसिबल ही। अब सुनो,
मैं प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट एंड बिटवीन वेलोसिटी। ग्राफ ये आया, बस मुझको ये बताओ अगर ये वेलोसिटी u1 है तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u1। एग्रीड? एग्रीड? सर आपकी वॉइस क्लियरली मुझे नहीं आ रही थी, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने कहा अगर मेरे को ये पता करना है कि आई वांट टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u1, ऊपर लेके गए यहाँ लगा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत? यस सर, अंडरस्टूड। एक बात बताओ, ये क्या है? ये पूरा एरिया, shall I say that this area means fraction of molecules? Sir, whose velocity is greater than u1? नहीं, u1 or greater than u1. Fraction of molecules having velocity u1 or greater than u1. एक बात बताओ, पूरे एरिया, पूरा कर्व के अंदर का एरिया कितना है? 1 है ना? यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया है एज कंपेयर टू 1 कितना होगा? नियरली 0.1 बोल दूं अप्रोक्सीमेटली? यस सर। देख के बोल सकते हो ना कि ये 0.1 होगा एज कंपेयर टू ओवरऑल एरिया? यस सर। अप्रोक्सीमेटली, सही है कि नहीं? अरे देख के बोल सकते हो ना? अब सुनो ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, हाईएस्ट फ्रैक्शन पे कौन सी वेलोसिटी बताई थी मैंने? सर UMP। UMP। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट? यस सर। तो यहाँ पे आया म्यू एमपी, इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बाद ना एक और वेलोसिटी जस्ट थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे, थोड़े से कम फ्रैक्शन के वेलोसिटी आती है। तो 3 वेलोसिटीज याद रखनी है, ठीक है? पहली वेलोसिटी ये वाला पॉइंट, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरी वेलोसिटी सेकंड वाला पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको? एवरेज वेलोसिटी। और थर्ड पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, मतलब ये वाला वेलोसिटी जो है थर्ड वाला। ए म्यूट करो अपने आप को, सीरियसली रिश्ता। Okay, that is a most what is that? Root mean square velocity. Root mean square velocity. ये इंटरमीडिएट वेलोसिटी रेंज में आती है, एक के बाद एक होती है, ठीक है? इसे कहते हैं म्यू RMS, और ये होता है म्यू एवरेज, सेकंड वन। Getting it? I'll just keep it, write it here also, so that you will not get confused. Second one is mu average. Getting it? सर जो फर्स्ट वाला लाइन है वो कौन सा है? वो मोस्ट प्रोबेबल है बेटा। ओके सर। या पहला वाला लाइन जो मैक्सिमम फ्रैक्शन पे आता है ना, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सर आपने वो वेलोसिटी के बाद क्या लिखा है? किधर रितेश, किधर? सर वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, URMS।
रूट मीन स्क्वायर Okay, sir. टू RMS. दिव्यांश, व्हाट आई सेड कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम फ्रैक्शन वाली वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं. आफ्टर दैट वन मोर वेलोसिटी इज देयर जिसको एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है. उसके बाद एक और वेलोसिटी आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये तीनों आपस में एक के बाद एक आती हैं और इंटरमीडिएट वेलोसिटीज में आती हैं ये. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे पहले आएगी, उसके बाद आएगा एवरेज, फिर आएगा RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो आगे चलें. याद है दिव्यांश? ओके, डजंट मैटर. डन, से यस. Yes, sir. थैंक्स. अब सुनो, with the help of that equation, right, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो आया that is 2RT by m naught, where m naught is molecular mass, T is temperature. एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है that is 8 by pi RT by m naught, and RMS का फॉर्मूला होता है √3 RT by m naught. m naught is molecular mass, T is temperature in Kelvin. And understand this point what I'm writing over here. For God's sake, if you want velocity as meter per second, use SI units. Temperature in Kelvin, molecular mass should be in kg, and R is equal to 8.31. Sir, RMS के लिए √3 है ना? हाँ, 3 RT by m naught. Okay, sir. ठीक है. अच्छा सुनो, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर. बताता हूँ मतलब क्या होता है रूट मीन स्क्वायर. I'll let you know what is root mean square means. Just give me some time, right? I'll explain everything. सर हमें यहाँ R का 8.31 लेना है वैल्यू, जब kg में मास लेंगे तब से. हाँ, kg में मास लेना है, मॉलिक्यूलर मास. तो अगर सपोज करो ऑक्सीजन का मास लेना है, दैट इज 32 ग्राम्स. ग्राम्स लोगे कि 32 में इसको kg में कन्वर्ट करोगे? कन्वर्ट दैट थिंग इनटू kgs, राइट? अरे हाँ या ना? हाँ सर. Now most probable का velocity ratio with respect to average velocity ratio with respect to RMS velocity ratio कितना है? ये हो जाएगा 2 RT by m naught. ये है तुम्हारा 8 by pi RT by m naught. ये आ जाएगा तुम्हारा √3 RT by m naught. RT by m naught, RT by m naught, RT by m naught गया तो रेशियो क्या आया? √2 8 by pi is to √3, which is equal to 1 is to 1.128 is to 1.224. ये रेशियो पता होना चाहिए. Got it? Got it? Yes, sir. Okay. हटाओ इसको. Sir, एक सेकंड. Okay. सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? रेशियो. सर Yes. ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है? किसमें? ब्रैकेट में?
रेशियो वाला, येलो वाला, व्हाइट वाला, कौन सा? वाइट वाला। 1:1.128 is to 1.224 रेशियो है। 1:1.128 is to 1.224, ठीक है बेटा? सर थैंक यू। ठीक है बेटा। Done, sir. कूल। ये ज्यादा नहीं हो गया मजाक मजाक में? तूफान है क्या? ये क्या सीन है ये? सर एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रहा था, नेट पे भी सर्च कर रहा था मैं हाँ, कि पढ़ाई पे जाने दोगे, राइट? नहीं सर, मैं अभी सर्च करने वाला था कि क्या मतलब अभी किस क्या चीज की है वजह ना? से हुआ। हाँ, सर अब दिस ना, यस सुनो, सर। effect of temperature on graph. Effect of temperature on graph. सर एक डाउट है हाँ बेटा पूछ। सर, मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस डाउट है, मतलब कोई बात नहीं। सर जो आज वो गैस लीक हुआ ना फर्टिलाइजर कंपनी से, अमोनियम नाइट्रेट। हाँ सर, तो उसका मतलब इतना इंटेंसिव था कि मतलब 250 किलोमीटर के रेंज के मतलब ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए, हाँ ग्लास वो सब हुआ। करेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ सर, मतलब इतना 250 किलोमीटर से 250। सर 2.5 किलोमीटर था हाँ सर। फिर ठीक है, 250 किलोमीटर हाँ बहुत सर होता है। 2.5 किलोमीटर, यस सर। हाँ हो सकता है। सर लेकिन ऐसा क्यों सर, मतलब अरे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवोल्यूशन निकला ना। पता है क्या अमोनियम नाइट्रेट क्या है? वो बहुत अनस्टेबल होता है अमोनियम नाइट्रेट। उसको जब मैकेनिकल शॉक भी देते हो ना, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड, जब उसको मैकेनिकल शॉक देते हो हल्का सा, तो इट कन्वर्ट्स इनटू N2O प्लस 2H2O। ओके सर। हाँ इसमें कन्वर्ट होता है। और जो डेल्टा एच होता है ना इसका, वो बहुत नेगेटिव है। मतलब एक सॉलिड जबरदस्ती गैस बना करेक्टली, हाँ तो एक्सप्लोड हुआ, हाँ उसके बाद उसने बहुत ज्यादा एनर्जी भी दी, यस सर। तो एक्सप्लोजन इसी को ही तो कहते हैं। हाँ एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोजन और हीट की वजह से इतना डैमेज नहीं होगा जितना शॉक वेव से हुआ होगा। हाँ सर। हाँ तो जो शॉक वेव थी वो कहाँ से प्रोपेगेट करी? अर्थ में से ही प्रोपेगेट हुई ना। हाँ अब पर ये सोच, तो सब्लिमेबल है ना। अरे देखो ना यार, एक बात बता, ये अर्थ क्रस्ट है जिसके ऊपर बिल्डिंग है, ठीक है? अब मेरी बात समझो, अगर मैं नॉर्मली वाटर की बात करता हूं, जब पत्थर फेंकते हो पानी के अंदर तो वेव जनरेट होती हैं, करेक्ट? हाँ तो सर। दे आर मूविंग इनसाइड वाटर, करेक्ट? अब जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, नो? हाँ तो जो एनर्जी है अब अर्थ के थ्रू प्रोपोगेट करेगी, हाँ सर। तो उसको इन शॉक वेव कहते हैं। हाँ, शॉक तो क्या बोलते हैं? शॉक वेव्स। हाँ, तो मतलब अर्थ पानी की तरह एक्ट कर रहा है उस वक्त। तो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, जो बिल्डिंग, जो अर्थ क्रस्ट सीधा है, अब अर्थ क्रस्ट कैसा हो गया? ऐसा हो गया। हाँ सर। तो बिल्डिंग अगर यहाँ पे थी, ऐसे थी, और अर्थ ऐसे हिली, तो बिल्डिंग ऐसे आ गई, हाँ तो गई ना, ओके। गई ना, हाँ सर। बची नहीं। तो ये वेव्स अर्थ क्रस्ट में प्रोपगेट करेंगी, तो ऐसे ही होगा ना, दैट इज शॉक वेव्स। अंडरस्टूड? हाँ सर, समझ गया। सर पहले तो लग रहा था इसराइल ने बॉम्बिंग करके गया है। क्या? सर पहले लग रहा था कि इसराइल बॉम्बिंग करके गया है। ना 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 ना, और दूसरी चीज, N2O लाफिंग गैस है, अमोनियम नाइट्रेट देता है।
गेटिंग इट? तो लोग सर हंस भी अमोनियम हो गए सर। नाइट्रेट सब्लिमेबल है ना? नहीं, कैसे कंज्यूमेबल? जब मैं कह रहा हूँ शॉक से ब्लास्ट हो जाता तो Sublimable. हाँ सब्लिमेबल. क्या है? सब्लिमेबल मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट ये. सबलाइन? नहीं 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 हाँ, नहीं सबलाइम नहीं है. नहीं। ठीक है. सर अगर N2O दे रहे तो लोगों को तो हंसना आ रहा होगा। क्या कह रहे हो? लोग तो हंसना शुरू कर देंगे ना सर। हाँ सर वो डेंटल यूज में आता है ना, क्या? N2O, लाफिंग गैस। ठीक है यार, अब जो भी है कर, क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, लिसन, ये था कर्व एट लोअर टेम्परेचर, लेट्स से एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर था। इसी कर्व को मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो गया। होता क्या है, ये जो हाइट है वो छोटी हो जाती है और ये जो हम है ना वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो दैट इज इनिशियली RMS मोस्ट वेरिएबल, और ये बाद वाला मोस्ट वेरिएबल। अंडरस्टूड? मोस्ट वेरिएबल, फिर तुम्हारा एवरेज, फिर तुम्हारा एवरेज, उसके बाद RMS, उसके बाद RMS। चलो इतना लिख लो, लेटर ऑन विल कंटिन्यू दैट। ठीक है, दैट इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज एट टेम्परेचर T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। ऐसा होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व को। इतना लिख लो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ग्रेटर देन T1 कैसे होगा सर? क्या? T2 ग्रेटर देन T1 कैसे होगा? एक बात बताओ, म्यू होता है मोस्ट वेरिएबल 2RT/m0। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना। अगर बढ़ेगा मोस्ट वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ गया, मोस्ट वेलोसिटी बढ़ गया, तो ये तुम्हारा इनिशियल मोस्ट वेलोसिटी और तुम्हारा फाइनल मोस्ट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ही कम हो रहा है? हाँ बढ़ रहा है। ओके सर। हाँ, डन। चलो ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। हाँ बेटा, थैंक यू सर। क्या बेटा? हाँ हाँ